100 पनीर पराठा खाने वाला ससुराल। भगवान, इस गरम गरम तवे से तो मेरा हाथ ही जल गया। अरे भाभी, हमें हमारे पनीर के पराठे कब तक मिलेंगे? जल्दी दीजिए ना। जी माँ जी, बस बन गई, लेकर ही आ रही हूँ, रुकिए थोड़ा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। इन लोगों को तो मेरे हाथों पर लगे ये जख्म, ये जले हुए हाथों का दर्द भी दिखाई नहीं देता। इस दर्द में भी मुझे इतने लोगों का खाना अकेले बनाना पड़ रहा है। आखिर क्यों इतनी जाती हो रही थी अकेले तीशा के ऊपर? क्यों उसकी सास को उसका जख्म नहीं दिख रहा था? इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई तीशा की मदद क्यों नहीं कर रहा था? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। देखिए गायत्री जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका परिवार बहुत ही छोटा है। लेकिन जो मेरा परिवार है वो बहुत बड़ा है और सब साथ ही रहते हैं, तो आपकी बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी उस चीज से? नहीं नहीं, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका परिवार बहुत अच्छे से संभाल लेगी। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। देखते ही देखते अब तीशा की शादी पूरे विधि विधान के साथ सुमित्रा के छोटे बेटे योगेश से हो जाती है। आजा बहू, घर के अंदर आजा। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। अच्छा सुनिए, वैसे मुझे ये भी पूछना था कि ये जो इतने सारे लोग हैं, ये लोग कब यहाँ से जाएंगे? किसकी बात कर रही हो तीशा तुम? ऑलमोस्ट तो सब लोग चले गए हैं, कोई रुका नहीं शादी के बाद। अरे ये जो 8-10 लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अरे रे, धीरे बोलो तीशा, ये कोई बाहर वाले लोग नहीं हैं, ये तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। ये तीनों तुम्हारी जेठानी हैं और ये मेरे तीनों बड़े भैया, और ये 2 तुम्हारी प्यारी नंदें। हमारी ये जॉइंट फैमिली है तीशा। ये तुम्हारी जॉइंट फैमिली है या जॉइंट सिला है? भगवान, इतने सारे लोगों का काम लगता है मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अगले दिन तीशा अपनी पहली रसोई में। माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि पहली रसोई में दाल मखनी और पूरी रायता बना दो, ये ठीक रहेगा क्या? क्या? नहीं नहीं बहू, मैं ये सब नहीं खाती। हमारे यहाँ तो सब पनीर के पराठे ही खाते हैं। बस इतनी सी बात, मैं अभी बना देती हूँ माँ जी। क्या आप लोग पनीर के पराठे खाने की बात कर रहे हैं क्या? मुझे भी खाने हैं तीखे पनीर के पराठे, पूरे 10 पराठे खाऊंगी मैं। बहू, मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मेरे में पनीर थोड़ा कम रखना, क्योंकि मुझे पनीर से गैस बन जाती है। भाभी, मेरे लिए भी पनीर पराठा बनाना। ठीक है, मैं जाती हूँ रसोई में, अभी बनाना शुरू करती हूँ। बाप रे बाप, मुझे तो लगता है कम से कम मुझे 100 पनीर के पराठे बनाने पड़ेंगे, अकेले ही अपने ससुराल वालों के लिए। अब दिशा कई तरह से पनीर को भून के रख लेती है। किसी में नमक कम, किसी में मिर्ची ज्यादा, तो किसी में मिर्ची कम। पनीर देखते ही देखते दिशा को 2 से 3 घंटे पनीर भूनने में ही लग जाते हैं। कुछ देर बाद दिशा डाइनिंग टेबल पर 100 तरह के पनीर पराठे सर्व करती है। ये क्या भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे तीखे पनीर पराठे खाने हैं। अरे बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे में मिर्ची कम रखियो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तूने कौन से पराठे किसके लिए बनाए हैं। वो बाजी, सबके लिए अलग अलग पनीर के पराठे थे, किसी में नमक ज्यादा, किसी में मिर्ची कम, तो किसी में पनीर कम, तो शायद सबके पराठे इधर उधर हो गए हैं, लेकिन मैंने सबकी पसंद के ही बनाए हैं। तो अब क्या हम लोग सारे पराठे में से अपना अपना पराठा ढूंढ ढूंढ कर खाएं? सारे पराठे पनीर के ही हैं, पता कैसे चलेगा कि किसमें कम मसाला है और किसमें ज्यादा? अब एक काम कर, जा इन पनीर के पराठों को कुत्तों को दे दे और अब दोबारा से हमारे लिए 100 पनीर के पराठे बना, और इस बार सबके लिए अलग अलग बना कर रखना, एक साथ मत रखना। दिशा डाइनिंग टेबल पर 100 पनीर के पराठे रखती है। हे भगवान, अब फिर से मुझे ये 100 पनीर के पराठे बनाने पड़ेंगे। भगवान, इस गरम गरम तवे से तो मेरा हाथ ही जल गया। अरे बहू, कब तक बनेंगे तेरे पराठे? भूख से जान निकलती जा रही है। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और अब तक एक पराठा नहीं आया बनकर। लाई माँ जी। दिशा डाइनिंग टेबल पर 100 पनीर के पराठे रखती है। ये लीजिए माँ जी, ये आपके कम मसाले वाले पनीर पराठा। ये लीजिए जेठानी जी, आपका ज्यादा मसाले वाला पनीर पराठा, और पापा जी आपका कम पनीर वाला पराठा। सभी लोग पनीर का पराठा खाना शुरू करते हैं। देवरानी जी, अब बनाया आपने मेरे मनपसंद का मसालेदार पनीर पराठा। रात में दिशा अपने पति के साथ सोई हुई। सुनिए जी, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ अकेले इतना सारा पराठा बनाते बनाते, और ये सब लोग पनीर पराठे के सिवा कुछ खाते भी नहीं है। रोज रोज 100 पनीर के पराठा बनाना कोई मामूली बात नहीं है, और यहाँ पर कोई मेरी मदद भी नहीं कराता। अरे तो क्या हो गया, तुम कोई छोटी बच्ची थोड़े ना हो जो बना नहीं पाओगी। शादी हो गई है तुम्हारी,
परिवार संभालना कब सीखोगी? चलो अब आराम कर लो। अगले दिन सुबह। देवरानी जी, हमारे पनीर पराठे कब तक मिल जाएंगे? हमारे नाश्ते का वक्त निकला जा रहा है। बस जेठानी जी, अभी लेकर आई। तिशा अब जल्दी जल्दी 100 पनीर के पराठे बना रही होती है, लेकिन तिशा जैसे ही पनीर के पराठों को तेल में सेकती है कि वैसे ही गरम गरम तेल उसके हाथों पर गिर जाता है। माँ, ये गरम गरम तेल मेरे हाथों पर गिर चुका है। अब कैसे बनाऊं मैं ये पनीर के 100 पराठे? क्या हुआ देवरानी जी, अभी तक आपके पनीर के 100 पराठे बने नहीं क्या? माँ जी कब से इंतजार कर रही हैं। दीदी, मेरे दोनों हाथ अभी अभी गरम तेल से जल गए हैं और मैं ये 100 पनीर पराठे बना भी नहीं पा रही हूँ। आप तीनों मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना। अरे हम क्यों करें तुम्हारी मदद? जब हम भी नई नई शादी करके आए थे तो हमने भी ऐसे ही 100 पनीर के पराठे बनाए थे और हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की थी। अब आप छोटी देवरानी जी हैं तो अब आप बनाइए, हम लोगों की ड्यूटी रसोई में खत्म। इतने बड़े परिवार में अब तिशा की मदद करने वाला कोई नहीं था। अब जैसे तैसे अपने जले हुए हाथों से ही 100 पनीर के पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए सर्व करती है। सभी लोग पराठों का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके जले हाथों के दर्द को कोई ध्यान नहीं देता। अब ऐसे ही तिशा रोज रोज 100 अलग अलग तरह के पनीर पराठे बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब कभी उसका हाथ जलता तो कभी गरम गरम तेल के छींटे उसके ऊपर पड़ जाते और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने की वजह से पूरे शरीर पर लाल लाल रैशेज हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह उल्टियां क्यों हो रही हैं? रुक, अब योगेश को बोलती हूँ तुझे अस्पताल लेकर जाए। तिशा की बिगड़ती तबीयत देखकर योगेश फौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है। मैंने कुछ दवाइयां दे दी हैं, बाकी ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा गर्म जगह पर ना रहे, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हिट करता हो, और कुछ मेडिसिन दी हैं, वो उन्हें टाइम से दे देना। तिशा दवाइयां खाकर अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी सुमित्रा वहां पर आकर। अरे अभी तक सो रही है? डॉक्टर के पास से आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। उठ, चल सबके लिए पराठे बना दे पनीर के, सबको भूख लग रही है। माँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। पेट में भी उल्टी करने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। आज मेरे से काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, बहाना बना रही है बीमारी का। अरे हमने भी पूरा पूरा परिवार संभाला है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जाकर सबके लिए 100 पनीर के पराठे बनाना शुरू कर दे, सबको भूख लग रही है। तिशा अब बीमारी हालत में उठकर रसोई में आकर सबके लिए पनीर के 100 पराठे बनाना शुरू कर देती है। सुबह तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात में जैसे ही वो दोबारा पनीर के 100 पराठे बनाने जाती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर, फौरन अभी कभी मेरे घर आ जाइए, मेरी वाइफ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये सब कैसी लापरवाही है योगेश जी? मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कोई भी हाई टेम्परेचर और हिट वाली जगह से इनको दूर रखना है, लेकिन आप लोगों ने लगता है मेरी बातों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी और इनको सिर्फ और सिर्फ हीट और हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ही रखा है, जिस वजह से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तिशा, ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें ऑफिस समझा कर गया था ना कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और प्रॉपर बेड रेस्ट करोगी। बेटा योगेश, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है। बाबा की तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने ही उससे घर का काम कराया। वो तो मुझे बता ही रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारी भी गलती है देवर जी, घर में 5 औरतें होने के बाद भी हम लोग सारा काम का लोड तिशा के ऊपर ही छोड़ चुके थे। तिशा के साथ हुए इस हादसे के बाद सुमित्रा उसकी तीनों जेठानी को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोबारा कभी तिशा के ऊपर काम का प्रेशर नहीं डालते और अब सभी लोग मिलजुल कर काम करना शुरू कर देते।